जाम कमाल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि अस्करियत पसंदों से बात करूं। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत करने पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। कल वज़ीर आज़म ने ये बात की कि बलूचिस्तान से कभी सेंटर ने ज़्यादती की, कभी बलूचिस्तान के जो अपने सियासी नुमाइंदे होते थे उन्होंने कभी बलूचिस्तान को हुकूक दिलवाने के लिए कभी कोई जद्दोजहद नहीं की। और ये बात भी दुरुस्त है कि अमन व अमान के बगैर मुकम्मल तरक्की का ख्वाब वहाँ पूरा नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान में तरक्की के जो नारे थे ये सिर्फ नारे ही रहे, वादे ही रहे, ये कोई प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे कुछ होते देखा नहीं है। हमने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था उसको भी हमने नारों की हद तक सुना। फिर जो नून लीग की हुकूमत में जो नेशनल एक्शन प्लान बना था जिसमें कहा गया था कि मुफाहमत के लिए जो सियासी मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ, इनफैक्ट कुछ हो नहीं सका। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इनिशिएटिव लेने जा रही है नाराज़ लोगों को मनाने का, वहाँ पर तरक्याती कामों का, आपको लगता है ये सब हो पाएगा, इतना आसान होगा इस हुकूमत के लिए? जी सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल शायद थोड़ा सा लाइन बहुत डिस्टर्ब है, बहुत कम मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं जहां तक बात सुन सका हूं उसका पर्सपेक्टिव मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताता चलूं कि मेरे ख्याल आपका सवाल बहुत ज्यादा फोकस है टूवर्ड्स बलूचिस्तान के मसाइल का, बलूचिस्तान की पसमानदगी का, बलूचिस्तान, और इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और बाकी क्या कर रही हैं। देखिए बलूचिस्तान में हमेशा जब भी हुकूमतें सूबाई सतह पे रही हैं ये सारी बलूचिस्तान के अपने लोगों की रही हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप वफाक के साथ रहा है ये बड़ा डिफरेंट रहा है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट्स आए जो हमेशा प्रो वफाक के साथ रहे हैं, कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है। अगर हम पिछले 2013 से 18 का देख लें, बड़ा प्रो था, मियां नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक थे गवर्नमेंट के। उससे पहले 5 साल अगर हम देखें तो असलम रहसानी साहब के, जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे थे। उससे 8-10 साल पहले हम देखें तो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, उस वक्त मेरे वालिद साहब भी सीएम थे, वो भी बड़े अच्छे थे। और इसी तरह माजी में 2-3 दफा और भी है। बलूचिस्तान के इशू देखें, उसको सबसे बड़ा उसके तकरीबन बहुत डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एक चीज बलूचिस्तान का इशू नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा बलूचिस्तान का इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीजों ने और भी जन्म लिया है, वो है बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आने का नहीं होना। और जहां जहां, और चूंकि बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि आज के दौर में भी अगर हम बलूचिस्तान जाते हैं तो वहां बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आज भी कनेक्टिविटी से दूर हैं, रोड से दूर हैं, बिजली से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, सेहत से दूर हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जो सूबाई हुकूमत में करने थे, वफाक में करने नहीं थे, लेकिन नहीं किए गए। विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीजों में जिस तरह बतदरीज इजाफा होता गया वो प्रॉब्लम्स उभरते गए और लोगों में रेजिस्टेंस पैदा होती गई। माजी में जो काम नहीं किए गए जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, फैक्टर है, सिर्फ ये वजह तो नहीं है कि पैसा नहीं मिला, वसाइल नहीं दिए गए, पैकेजेस अनाउंस नहीं किए गए, या एक करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि पैसा होने के बावजूद भी, वसाइल होने के बावजूद भी, पैकेजेस के बावजूद भी वहां अगर लगाया नहीं गया तो वो सारा पैसा क्या आज तक करप्शन की नजर होता आया है? जी जी मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। देखिए पैसा आप पूरे सऊदी अरेबिया का बजट लाके बलूचिस्तान में खर्च कर दें, लेकिन बिल्कुल गलत खर्च कर दें, गलत चीज दें, करप्शन की नजर हो जाए, पैसा डूब जाए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, टेक्नोलॉजी सारी खराब हो जाए, वो रुपए हम उन चीजों में लगा लें जो पब्लिक के लिए ना हो और सिर्फ इंफरादी तौर पे हो, या जिनको सैलाब उठा के ले जाएं, या जो रोड अरबों के बने उनको ऐसी जगहों पे हम प्लान करें जिनकी क्वालिटी ठीक ना हो, तो ये तो पैसा जिंदगी भर जाया होता जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, जब भी कोई गवर्नमेंट आई है उसने कभी इस एंगल से बलूचिस्तान की तरक्की को नहीं देखा। एक तो यहाँ सूरत अगर आप देखें कि पिछले 3 साल से मैं भी टाइम लगा रहा हूँ, ये बात भी रहा है कि यहाँ इतनी पॉलिटिकल गिमिक्स चलती रहती हैं और इतना सेंसिटाइज बलूचिस्तान पॉलिटिकली हो जाता है कि हर गवर्नमेंट है वो फायर फाइटिंग में लग जाती है कि इस इशू को एड्रेस करो तो एक और इशू खड़ा होता है, उसको एड्रेस करे तो वहां खड़ा होता है।
पॉलिटिकल स्पेस इतना छोटा है और गेम नंबर इतना छोटा है कि हर वजीर आला, हर गवर्नमेंट हमेशा इसी उसमें रहती है कि जी आज हुकूमत गई तो कल हुकूमत जा रही है तो परसों जा रही है। लेकिन हमने जब आके ये सिस्टम संभाला है, हमने एक बड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी से बलूचिस्तान को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान और वफाक का जो ताल्लुक है वो एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में पहली दफा काम कर रहा है। और वो अंदाज सिर्फ ये नहीं है कि हमने वफाक को चंद पर्चियां भेजनी है, चंद प्रपोजल भेजने हैं, चंद कामों के ऊपर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोन स्ट्रैटेजी, जिसकी चीजों को आपने कल देखा होगा कि जब वजीर आजम साहब ग्वादर आए थे तो इन 3 सालों में हम प्रैक्टिकली आपको वो सारी चीजें करके दिखा जो बलूचिस्तान चाहता है। और यही वजह है कि जब कल हम ग्वादर गए तो ग्वादर के अंदर जो 3 साल पहले एहतजाज होते थे बहुत सारे इशूज पे, उनमें आधे से ज्यादा कमी आई है। और यही चीज रिफ्लेक्ट करती है पूरे कि जहां बलूचिस्तान के लोग देखें कि हाँ हमारे लिए यूनिवर्सिटी बन रही है, रोड बन रहा है, हम अच्छा हो रहा है, रिजल्ट में आहिस्ता टाइम लगते हैं बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपको ये कहते सुना, आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं हमेशा नाराज ही रहेंगे, वो लोग ऐसे हैं जो दुश्मन कुव्वतों की आवाज बनते हैं, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में दुश्मनों के आलाकार बनते हैं। क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें किन नाराज लोगों से बात करनी है, किन को मनाना है, किन को अपने सियासी धारे में वापस लेके आना है? बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, शायद आपने इंट्रो में, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो, मैंने ऐसे बहुत से लोगों के नाम लिए जो इस वक्त बाहर बैठे हैं और उन लोगों के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ एक एजेंडा रखते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ जो है ना वो काम करते हैं, पाकिस्तान में जो दुश्मन मुखालिफ जो एक उनका एजेंडा है उस पर सरगर्म अमल हैं। तो क्या हम स्पेसिफाई हैं, क्या हम फोकस्ड हैं, हमारे पास कोई आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किन किन लोगों से हमने बात करनी है? देखिए, एक चीज इससे बड़ी जरूरी है कि बलूचिस्तान के लोग गल्फ में, सऊदी में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर जगह बहुत ज्यादा है। और ये इतना बड़ा तबका है कि जो बड़ा इफेक्टिव भी है, बड़ा एक्टिव भी है और बड़ा सोशल मीडिया की कंट्रीब्यूट भी करता है और डिबेट भी करता है, बात भी करता है। हाँ। लेकिन ये 90% जो तबका है ये बिल्कुल इन चीजों से बिल्कुल वाबस्ता भी नहीं है। इसी पाकिस्तान के अंदर मैं आपको कई जगह बलूचिस्तान में ले जाऊं जहां लोग यहीं पे हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ा तबका बलूचिस्तान का जो बाहर है, जो यहाँ ग्राउंड रियलिटी भी नहीं देख रहा, लेकिन सोशल मीडिया की तो चंद ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं या चंद ऐसे लोग हैं जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। जब यहाँ आ सकते हैं तो वहां बड़ी आ सकते हैं। हमने 2 किस्म के लोगों को आइडेंटिफाई किया है। एक, हमने बलूचिस्तान के उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके रिश्तेदार इधर हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन इधर है, वो काम कर रहे हैं, पैसा बेचते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नाराज हैं। हाँ। कुछ बलूचिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिकली नाराज इस वाले से हैं कि उन्होंने कोई एक्टिव रोल एंटी स्टेट और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक बाकायदा प्ले किया है, बाकायदा इंडिया के साथ हो, बाकी इदारों के साथ हो, कि उन्होंने एक हिस्सा बने ऐसे कैंपेन का जहां उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा नुकसान दिया। देखिए, यहाँ पे बड़ी जिंदगियों का एक कुर्बानी हमने दी है, शोहदा हुए हैं, सिविलियंस मरे हैं, डॉक्टर्स मरे हैं, सब लोग मरे हैं जो भारत के हाथों, दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं या जो उनके एजेंडे के लिए काम करें। इस बात को आज क्लैरिफाई किया फवाद चौधरी ने भी। देखिए, कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाइड डेफिनेटली जिन पे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने माजी में भी कुछ चीज़ों का बड़ा इशारा दिया है, लेकिन इसमें ये कबल वक्त जो किन चीज़ों के हवाले से बड़ा आइडेंटिफाई एग्जैक्टली नेम टू नेम चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि ये हम एक सेंसिटिव अंदाज में चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि जहां किसी ऐसी स्टेबिलिटी की बात आती है तो बहुत सारे नॉन एक्टर्स बड़े एक्टिव हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर अच्छे पॉजिटिव वे को सैबोटाज किया जाए जो कि गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इसमें बहुत हद तक बेहतरी आई है, लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है। जो बाहर भी कुछ बहुत सारे लोग हैं उनका भी ट्रस्ट फैक्टर है, उसमें भी बड़ा फर्क आया है। लेकिन इस सब के बावजूद जाम कमाल साहब, जबरी गुमशुदगियां और नहीं कोई इंप्रूव होगा। और लापता अफराद का मसला बहरहाल एक हकीकत है।
बलूचिस्तान के लोगों की नाराज़गी की एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ज़ाहिर है हर हुकूमत आती है, इस बारे में बड़े नारे लगते हैं, दावे लगते हैं, और जब वही हुकूमत के लोग अपोजिशन में आ जाते हैं तो तनकीद करना शुरू कर देते हैं हुकूमत पर कि आप जो है लापता अफराद को बाजियाब नहीं करवाते। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, और ये मसला आप क्या समझते हैं कि ये जो नाराज़ बलोच हैं, कॉम्परस लोग हैं, उनकी नाराज़गियों को दूर करने में ये कितनी बड़ी रुकावट है ये मसला? देखिए, मिसिंग पर्सन्स एक बहुत बड़ा इशू बहुत अरसे से, आज से नहीं है। और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आपने हालिया में देखा होगा कि इसके बहुत डिफरेंट नैरेटिव्स भी हैं। बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स ऐसे हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज या बहुत सारे लोगों ने सेल्फ डिप्रेशंस भी की हुई हैं, क्योंकि वो एक तहरीक का हिस्सा रहे हैं, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में लेके तो उन्होंने तहरीक का हिस्सा अपने आप को नहीं बनाया, और उन्होंने कुछ ऐसे कामों में हिस्सा भी लिया है कि विच आर वेरी मच क्रिमिनल एंड मेनी अदर थिंग्स। एक तो वो कैटेगरी है जो सेल्फ मिसिंग में जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम एक्चुअली उन पैरामीटर्स पे आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अख्तर मिंगल साहब की पार्टी का एक नैरेटिव है, उस पे हमारे जो मामा कदीर हैं जिन्होंने इस पूरे कैंपेन में बड़ा एक हिस्सा लिया है, उनका एक अपना नैरेटिव है। फिर हमारे कुछ जो इदारे हैं जिस पे काम करके, और यूनियन चार्टर के हवाले से भी कुछ चीजें हैं, उनका अपना एक तरीकेकार है। तो ये नंबर बड़ा वेरिएट करता है। देखिए, या तो अगर 2-3 हजार का एक फिगर होता है जो डिफरेंस है तो बात मानी जा सकती है। एक कहते हैं 5,000 है, कोई कहते हैं 40,000 है, कोई कहते हैं 10,000 है। तो इन चीजों के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे अभी हालिया में 3 सालों में बाकायदा बहुत सारी चीजों पे जो बड़े वॉन्टेड लोग होते हैं, जो बड़े क्रिमिनल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो इंसिडेंसेस में होते हैं, उन पे बड़ा एक प्रोसेस किया जाता है, एक लीगल प्रोसेस चलता है जो दुनिया में हर मुल्क का एक तरीकेकार होता है। उस लिहाज से वो लोग जाते हैं, बाकी उन पे कुछ केसेस बनते हैं, कुछ केसेस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस में भी जाते हैं, वो सारा तरीकेकार है। लेकिन ये बड़ा एक पॉलिटिकल एक चीज भी है। एक तो बड़े जेन्युइन है, जो कभी आपने हालिया में देखे बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकली यूज भी करते हैं, क्योंकि उनका नैरेटिव हमेशा सियासत में यही रहा है कि हमने सिर्फ इसी नैरेटिव पे अपनी सियासत करनी है, चाहे वो हल हो या ना हो।